प्यारे बच्चों नमस्कार, मेरा नाम तेज कुमार और स्वागत करता हूँ आपका आईटीएस क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी हद तक टॉपिक कवर कर चुके हैं, जैसे कि नेम रिएक्शन, रेजोनेंस, कन्वर्जन और कंप्लीट द रिएक्शन और टेस्ट। ये जो हमारे एग्जाम में मतलब कि क्वेश्चन के बनते ही बनते हैं, और ये पार्ट 6 तक हमने कवर कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 7, जिसके अंदर हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। तो ये लगा लीजिए, इन पार्ट्स में से जितने भी पार्ट बनेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है मेरे बच्चों कि फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी की जो क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि जो आ सकते हैं और आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लिखेंगे क्या, पैरा डाइक्लोरो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हैज हायर हायर melting point melting point than than that of ortho and meta isomer। इसका पहले हम आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि भी क्या इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। सबसे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। इस पे हम फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसका आंसर क्या होगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हैज हायर melting point than 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 those of ortho and meta isomers because it is more symmetric it is more symmetrical and it is more symmetrical and packing is better packing is better in solid form, hence it has it has stronger stronger intermolecular state या फिर of attraction force of attraction than ortho and meta isomer। देखो, अगर इसकी पहले हमें रीजन बताने से पहले इनका हमें क्या बताना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ क्लोरीन और इसके पैरा पोजीशन पे भी क्लोरीन, परंतु ये कहता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो क्या है, ज्यादा है। किससे, अगर मैं एक ऑर्थो वाला आइसोमर बना लेता हूँ, ऑर्थो वाला आइसोमर और मेटे वाला आइसोमर बना लेता हूँ, इसकी बात कर रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा पैरा का। उसका रीजन यहाँ पे दे भी दिया है। इसका रीजन यहाँ पर है क्या, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो पैरे वाले का होता है वो ज्यादा क्यों होता है ऑर्थो और मेटा वाले से, क्योंकि ये जो पैरा वाला होता है ना, वो क्या होता है, मोर सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, मोर सिमेट्रिकल होता है। अच्छे से जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है और सिमेट्रिकल अच्छे होने के कारण, देखो अगर इसको बीच से काटोगे ना, इसको बीच से काटोगे बिल्कुल एचईटी शेप मिलेगी, जैसे ऊपर मिली है वैसे ही नीचे मिलेगा, इसलिए ये क्या है, मोर सिमेट्रिकल। परंतु इनको अगर बीच से काटोगे तो ये जैसा ऊपर है वैसा नीचे नहीं है। इसी तरीके से जैसे ये ऊपर है वैसा ये नहीं है, ये नॉन सिमेट्रिकल होगी तो हमारी, ठीक है। ये क्या है, सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर हमारे पास है वैसा ही नीचे है, तो ये मोर सिमेट्रिकल है। इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में क्या हो जाता है, पैकिंग अच्छी हो जाती है इसकी। अगर सॉलिड फॉर्म में अच्छे से पैक हो जाएगा और इसका जो फोर्स होगा, जो स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन,
सेम ये जो स्ट्रॉन्गर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है। क्यों? इसकी क्लोज पैकिंग अच्छी से पैकिंग होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इसलिए इसमें इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, इसलिए ये इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। जितना ज्यादा फोर्स होगा उस फोर्स को हटाने के लिए मेल्टिंग होता क्या है, जब मैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता हूँ तो जो हीट मुझे देनी पड़ेगी सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए, वही क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। जब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए वो मेल्टिंग पॉइंट होता है अगर, ठीक है। तो वही चीज है, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी इसको मेल्ट करने के लिए, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, एल्काइल एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिसिबल इमिसिबल विद वाटर। ये क्या कहता है, क्वेश्चन पहले समझेंगे। ये एल्काइल हैलाइड है ना हमारे पास, ये कहता है ये पोलर होने की वजह से, पोलर होने होते हुए भी ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल है, इमिसिबल मतलब कि वो सोल्यूबल है नहीं, ठीक है। वैसे हमें पता होता है भाई पोलर पोलर के अंदर मिक्स होता है, नॉन पोलर के अंदर, और जो वाटर है हमारे पास वो क्या होता है, पोलर होता है, और एल्काइल हैलाइड भी क्या होता है, पोलर होता है। फिर भी ये इसके पानी के अंदर सोल्यूबल है क्यों नहीं, इमिसिबल क्यों है, ठीक है, उसका रीजन लिखेंगे हम यहाँ पर। उसका रीजन क्या है, एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड्स आर polar but are insoluble insoluble in water insoluble in water because because energy because energy required to break the intermolecular intermolecular hydrogen bonding among among water molecule among water molecule among water molecule is much higher than energy released energy released by water halide interaction। halide interaction इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई वो पोलर होने की वजह से, पोलर होने होते हुए भी एल्काइल हैलाइड का वैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्काइल आर और यहाँ पर एक्स आ जाए, एक्स कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और आर हमारे पास कुछ भी ग्रुप हो सकता है, CH3 या इथाइल या फिर आइसोब्यूटाइल हो सकता है, ठीक है, कोई भी आर कोई लंबी चेन हो सकती है, ब्रांचिंग वाली हो सकती है, एल्काइल हमारे पास, ठीक है। तो ये कहता है एल्काइल हैलाइड यहाँ पोलर होता हुए भी वो इनसोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, बिकॉज जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ब्रेक दी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन होती है, देखो यहाँ पर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके अंदर, पानी के अंदर H2O के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन और दूसरे ऑक्सीजन के साथ, इस तरीके से क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है जो एनर्जी चाहिए होगी ना इंटर इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, भाई जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, भाई कोई आर एक्स आया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, तभी तो इसके साथ क्या कर पाएगा, ये सोल्यूबल हो पाएगा। अगर इनके अंदर इंटरेक्शन ही ज्यादा है तो ये दूसरे को सोल्यूबल क्यों होने देंगे। तो सीधी सी बात ये है कि भाई जो आर एक्स आर है ना, उसे क्या करना होगा, इस जो वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। परंतु ये कहता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए इनको ब्रेक करने के लिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए चाहिए, जो कि वाटर के अंदर या वाटर मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है, वो क्या है, बहुत ज्यादा है, देन एनर्जी रिलीज्ड बाय वाटर हैलाइड इंटरेक्शन, ठीक है। भाई इंटरेक्शन के कारण भी क्या होती है, आपको पता होगा भी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है या कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जैसे H और H ये दो एटम है, जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं H2 बनाते हैं, तो यहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या चीज है, देखो अब मैं ध्यान से देखना कि भी मान लो ये H2O है, ठीक है, और एक दूसरा H2O है, इसके अंदर क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब बाहर से कोई भी आर एक्स यानी कि एल्काइल हैलाइड ग्रुप आया, ठीक है, अब ये क्या चाहता है, इसके अंदर सोल्यूबल होना चाहता है, परंतु इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहले ये क्या करता है, जैसे ये दो एटम मिलके H2 बनाया, एनर्जी निकली ना, रिलीज हुई,
वैसे ही यहाँ होती है। जैसे ये आर एक्स एच टू ओ के साथ सोल्यूबल होगा, ठीक है, तो वहां से भी कोई ना कोई एनर्जी निकलेगी, ठीक है, वो एनर्जी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा होनी चाहिए। भाई मिक्स होने वाली जो एनर्जी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा है तो क्या होगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा। अगर ये एनर्जी जो इंटरेक्शन एनर्जी है H2O और RX की, वो अगर कम हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज रहना पसंद करेंगे, वो तो ब्रेक करेंगे नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए ये क्या रहेगा, इनसोल्युबल रहेगा। तो यहाँ पर रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इंटरेक्शन की वजह से, H2O और RX की इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कम है, ठीक है। तो ये रीजन था हमारा क्या, कि अल्काइल हैलाइड क्यों सोल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा। ये क्या है, वाई दी डाइपोल वाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन साइक्लोहेक्सेन। ये कहता है कि भी क्लोरोबेंजीन होता है उसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो लोअर क्यों होता है किससे, साइक्लोहेक्सेन या फिर क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन से क्या होता है, लोअर होता है। अब मैं इनके दोनों के स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एक तो मेरे पास ये है साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। दूसरा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, ये होगा। अब इसका एक और रीजन लिख लेते हैं। मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर इस कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसका रीजन है इन इन क्लोरोबेंजीन इन क्लोरोबेंजीन सी और सी और Cl क्लोरोबेंजीन यानी कि इसकी बात कर रही है, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लेता हूँ, ये सेकंड। तो सेकंड वाले स्ट्रक्चर पे की बात कर रहा है, सी और Cl बॉन्ड हैज सम डबल बॉन्ड करेक्टर डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। सो इट बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बोल सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। इट्स बॉन्ड लेंथ एंड इज बॉन्ड लेंथ क्या होगी यहाँ पर, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ स्मॉलर, हेंस हेंस डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट इज स्मॉलर। डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी यहाँ पर, स्मॉलर होगी देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड which which has a longer CCl सिंगल बॉन्ड। देखो इसका मतलब क्या है, इसका जो ये कह रहा है ना डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, देखो एक ये मेरे पास पहला स्ट्रक्चर है, एक तो मेरे पास पहला स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और एक दूसरा स्ट्रक्चर है कौन सा, क्लोरोबेंजीन। ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आया। अब मुझे अगर पता हो आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्या, न्यू इजिकल टू क्या, वो इंटू टू है। जो ए होता है ना, ए क्या होता है, दो एटम के बीच की या दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस या दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस बोल सकता हूँ। यहाँ पर कि ए क्या है, यहाँ पर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है। जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ ए, ठीक है। ये वो है। अगर इसका डबल कर दे और इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड, यहाँ पर चार्ज होगा कोई मैग्नीट्यूड होगा, मान लो 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज और 5 कूलम नेगेटिव चार्ज, तो 5 यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, क्या वो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, और न्यू क्या है हमारे पास, डाइपोल मोमेंट है। तो ये देखो कि जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो रही है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर लेंथ ज्यादा होगी चार्ज की तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। अगर लेंथ कम होगी बॉन्ड की तो क्या होगा, हमारे पास डाइपोल मोमेंट भी कम होगा। इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे
यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है सी कार्बन और Cl के बीच में। ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आई है ना, sp2 का मतलब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर है। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर Cl पे क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, और ये इस तरीके से दिखा सकता हूँ। और ये जो बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो इस तरीके से जाएंगे और ये ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, और इस पे क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कैसा है करेक्टर है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। अब डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण ये क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और उसकी क्या होती है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है स्मॉल होती है। ये मैंने रिलेशन बताया हुआ है कि क्या होता है बॉन्ड का, किसका रिलेशन, बॉन्ड लेंथ का रिलेशन, बॉन्ड लेंथ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो डबल बॉन्ड करेक्टर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो डबल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या मिली, स्मॉलर मिली। हेंस डाइपोल मोमेंट, और अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी, अगर बॉन्ड लेंथ स्मॉल होगी तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो डाइपोल मोमेंट इज स्मॉलर देन साइक्लोहेक्साइल। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल में देखोगे सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, या फिर कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ कम होगी तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा किसका, साइक्लोहेक्साइल वाले का। ठीक है, तो ये इसका रीजन था। आगे चलते हैं, अगला जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की सोल्यूबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ मैं, क्या होगा यहाँ पर। एल्कोहल की सोल्यूबिलिटी के बारे में पता करने से पहले मैं एक चीज लिखवा देता हूँ, एक लाइन लिख लो, सोल्यूबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, इन वाटर is due to due to their ability, due to their ability to form, due to ability to form हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि ये कह रहा है कि जो अल्कोहल की सोल्युबिलिटी होगी ना वाटर के अंदर, वो किसके कारण होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। यानी कि अल्कोहल और वाटर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे विद वाटर, विद वाटर मोलिक्यूल, विद वाटर मोलिक्यूल, द solubility, the solubility decrease with increase, increase in size of alkyl, size of alkyl group। यानी कि एल्काइल ग्रुप का जब मैं साइज बढ़ाता जाऊंगा तो उसके कारण सोलिबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वहां पर जो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप एंड सोलिबिलिटी इंक्रीज, सोलिबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, इंक्रीज इन ब्रांचिंग द ऑर्डर, ब्रांचिंग द ऑर्डर इज। यानी कि ये कह रहा है कि भी जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज करती है जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप ब्रांचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ब्रांचिंग होगी तो क्या होगा, ब्रांचिंग होगी तो उसमें क्या होगा कि उसका एल्काइल ग्रुप का सरफेस एरिया थोड़ा होगा, छोटा होगा, और एल्काइल का सरफेस एरिया छोटा होगा तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर मैं बता देता हूँ, प्राइमरी है वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। सॉरी, ये ब्रांचिंग का ऑर्डर गलत लिख दिया हमने, यहाँ उसका उल्टा हो जाएगा। ब्रांचिंग के केस में जैसे जैसे ब्रांचिंग होगा सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी ना, तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इस तरीके का ऑर्डर रहेगा ब्रांचिंग होगी जब। ठीक है, तो ये आसान सा है। जैसे मान लो अ, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 3 R ग्रुप इस तरीके से अटैच है, तो ये पानी के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होगा। उसके बाद ये वाला, और उसके बाद ये वाला पानी के अंदर ज्यादा सोल्यूबल होगा। अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूं, मान लो
यहाँ पर CH3 है, CH3OH। ये पानी के अंदर ज़्यादा सोलूबल होगा। अगर मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ये कम होगा सोलूबल। उसके बाद ये वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्डर को डिसाइड करते हैं, सोल्यूबिलिटी के ऑर्डर को। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद हम करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे। इसमें क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीज कार्बन एटम, एज वंडरवॉल 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिए, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज एंड boiling point decrease with increase in branching at carbon chain due to due to decrease in van der Waal force with decrease in surface area, and the order is क्या रहेगा, प्राइमरी का सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का, ये ऑर्डर रहेगा। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट का ना, वो एक बार बता देते हैं क्या चीज़ है इसमें, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ज़्यादा लिख दी हमने। तो यहाँ पर क्या है कि ये कहता है बॉइलिंग पॉइंट होता है जो अल्कोहल का, बॉइलिंग पॉइंट होता है जो अल्कोहल का, वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम को। कार्बन एटम को इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। यानी कि जैसे जैसे मैं कोई कार्बन की चेन बढ़ाता जाता हूँ, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है, एज वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। जैसे जैसे क्या होता है, आर ग्रुप ज्यादा होता है। देखो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप है, आर मॉलिक्यूल है, और एक दूसरा एल्काइल ग्रुप है, आर मॉलिक्यूल है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो क्या होता है हमारे पास, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये कहता है जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ी, आर ग्रुप बढ़ेंगे, और आर ग्रुप बढ़ेंगे तो क्या होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, देन एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो यहाँ तक की लाइन अलग है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जैसे कार्बन की चेन बढ़ाता हूँ और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विद इंक्रीज द ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग होती चली जाती है। जैसे एक तो पूरी लंबी चेन है और उसकी क्या ब्रांचिंग है। यहाँ पर क्या था कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होना चला जाता है, ठीक है। ब्रांचिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कार्बन चेन की मतलब जो ब्रांचिंग होगी वो कार्बन चेन की होगी, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो क्यों होता है ऐसा, ब्रांचिंग होने के कारण वंडरवाल फोर्स होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रांचिंग होगी, सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो आर ग्रुप का सरफेस एरिया कम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, अगर मैं एक दो एग्जांपल लिख के दिखाऊं कि भी किस तरीके से इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मैं ऊपर वाले की बात करूं, जैसे इसने बोला कि कार्बन की चेन बढ़ेगी, ठीक है, कार्बन की चेन बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। इसका मतलब मान लो CH3OH है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किससे, CH3CH2OH से। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस तरीके से ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे कार्बन की चेन एक था, या कार्बन या दो कार्बन हो गए, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसका जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। देखो एक सॉल्यूशन के अंदर एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं इथेनॉल का, वो बहुत सारे होंगे। तो एक इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ क्या करेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा। तो इसकी वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट की बात कर रहा है, मान लो एक मेरे पास ऐसा ग्रुप है CH3CH2OH, और एक मैं इसकी ब्रांचिंग कर देता हूँ CH3C CH3, और यहाँ पर लगा देता हूँ OH। एक ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे, ये एक एन मतलब नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल है, ये क्या है, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल है। अब इसकी ब्रांचिंग हुई है, ब्रांचिंग हुई तो इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका ब्रांचिंग हुई तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये अब इसका ब्रांचिंग हुई है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि कार्बन एटम तो बिल्कुल सेम है दोनों में। ब्रांचिंग हुई, यहाँ पर क्या हुई है, ब्रांचिंग, यहाँ पर क्या हुई है, ब्रांचिंग, ब्रांचिंग हुई है तो इसका क्या हुआ, सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ। अगर सरफेस एरिया एल्काइल ग्रुप का डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, सरफेस एरिया ज्यादा था, इसका बोल सकता हूँ मैं, क्या सरफेस एरिया इसका ज्यादा था इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये था बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। जो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के आगे के टॉपिक होंगे वो आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज तक रखते हैं यहीं तक। ठीक है, आज का टॉपिक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।